वीडियो नंबर 12 में हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था, है ना। यहाँ तक ये भाई कंप्लीट हो गया था, हो ये भी गया था, बट चलो कोई ना, मैं इससे दोबारा से भाई समझाता हूँ। चलो, तो अगर आप नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अगर अच्छा लगे तो करो, ना फिर कोई बात नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। द बैन, यानी जो ऊपर बैन की बात हुई है वो बैन, द बैन ऑर्डर, जो भी ऊपर बैन ऑर्डर है वो द बता रहा है कि बात कि बैन की बात हो चुकी, इस वजह से यहाँ पर द आया हुआ है। अगर ऊपर बैन की बात नहीं हुई होती तो यहाँ पर द नहीं आता। चले आगे। तो जो बैन ऑर्डर्स हैं आर नॉट ओनली एन एग्जाम्पल ऑफ द सेंटर एंड स्टेट वर्किंग एट क्रॉस पर्पस। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट है नॉट ओनली और बट ऑल्सो का। आगे पहले से समझते हैं, देन हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है न केवल ये बल्कि ये भी। जब हम कहते हैं कि वह सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं बल्कि खूबसूरत भी है, तब इस जब हिंदी में मतलब इस टाइप के सेंटेंस आते हैं तब हम लोग उसको नॉट ओनली बट ऑल्सो से लिखते हैं, यानी सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी। ठीक है। तो नॉट ओनली के जस्ट बाद जो पहला वाला विचार होता है वो आता है, फिर बट ऑल्सो के बाद दूसरा वाला विचार आता है, यानी कि दोनों के दोनों हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए उन दोनों को हम लोग एक साथ में डालते हैं। जैसे ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वह सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं है बल्कि हार्डवर्किंग भी है। ये बल्कि या फिर लेकिन देता है और ये भी का सेंस देता है। नॉट देता है नहीं का सेंस, और ओनली मतलब केवल। तो केवल इंटेलिजेंट नहीं है बल्कि हार्डवर्किंग भी है। चलो बाकी दो एग्जांपल्स हैं वो आप पढ़ लेना। तो दी बैन ऑर्डर्स, जो बैन ऑर्डर्स हैं आर नॉट ओनली एन एग्जाम्पल, तो सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है किसके, ऑफ द सेंटर एंड स्टेट। तो सेंटर यानी केंद्र की सरकार और राज्य सरकार के एग्जाम्पल नहीं है। कौन सी सेंटर, कौन से स्टेट, वो सेंटर और वो जो वर्क ऐड कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं क्रॉस पर्पस, यानी अपोजिट काम कर रहे हैं। क्रॉस पर्पस का मतलब होता है एक इधर की ओर काम कर रहा है तो एक इधर की ओर काम कर रहा है, यानी जो उल्टे काम कर रहे हैं। मतलब सेंटर कह रही है कि जो भी मॉडर्न मेथड्स हैं उनका यूज़ किया जाए, जबकि जो स्टेट्स हैं वो इसका उल्टा भाई मतलब बोल रहे हैं कि जहाँ पर गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं आती है वो भाई आप नहीं मतलब बेचोगे। ठीक है। तो वर्क एट क्रॉस पर्पस, तो वर्क एट क्रॉस पर्पस का मतलब होता है एक दूसरे के उल्टे मकसद से काम करना। एक का मकसद कुछ और है और दूसरे का मकसद कुछ और है, यानी केंद्र और राज्य एक दूसरे के उल्टे उद्देश्य से काम कर रहे हैं। समझ गए। तो सेंटर का पर्पस क्या है कि केमिकल फर्टिलाइजर कम करना, स्टेट का पर्पस क्या है कि सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर ही बेचना। तो इसको बोलते हैं कि क्रॉस हो गया, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट डायरेक्शन में आ गए। चले आगे। चलो, तो जो बैन ऑर्डर है न केवल एक एग्जाम्पल है कि सेंटर और स्टेट काम कर रहे हैं क्रॉस पर्पस पे, बट ऑल्सो, तो एक एग्जाम्पल तो है ही है, साथ साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग का मतलब होता है कि चीज़ों को आसान करना, तो बिजनेस को आसान करना का एग्जाम्पल भी है। और कौन सा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो गोइंग इनटू रिवर्स, जो उल्टे में चला गया, यानी जो कहा गया था कि बिजनेस को आसान करेंगे वो और ज़्यादा मुश्किल हो गया। चले यहाँ पे एक चीज़ देखो, कह रहे होगे कि ये यहाँ पर एग्जाम्पल का मीनिंग कहाँ से आ रहा। तो देखो, नॉट ओनली के बाद एन एग्जाम्पल लिखा हुआ है, साथ में ऑफ भी लिखा हुआ है। इधर ऑफ लिखा हुआ लेकिन एन एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ, तो एन एग्जाम्पल यहाँ से कॉमन को उठा लिया गया। ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही पढ़ोगे, नॉट ओनली एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, तो वैसे ही बट ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इस भाई तरीके से हम लोग इसको रीड करेंगे। चले आगे। चलो, तो गो इनटू रिवर्स का मतलब क्या होता है कि उल्टा हो जाना। समझे, यानी जब कोई सिस्टम, पॉलिसी या प्रोग्रेस आगे बढ़ने के बजाय पीछे जाने लगे, तो गोइंग इनटू बिजनेस आगे जाने के बजाय रिवर्स में जा रहा है। तो गोइंग का मतलब जाना, इनटू रिवर्स यानी रिवर्स की सिचुएशन में। चलो, तो बैन ऑर्डर्स नॉट ओनली एन एग्जांपल ऑफ सेंटर और स्टेट वर्किंग एट क्रॉस पर्पस बट ऑल्सो एग्जाम्पल है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि रिवर्स में जा रहा है। ध्यान दो, यहाँ पर यहाँ भी वर्ब के एनजी फॉर्म है, यहाँ भी वर्ब के एनजी फॉर्म है। ये हाँ, इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि एक तरीके से एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। ठीक है। अगर यहाँ पर दैट के बाद यहाँ पर जो भी इसकी वर्ब आनी होती, जो जा रहे हैं, तो दैट इज गोइंग, इस तरीके से भी इसको लिख सकते थे। तो शॉर्टकट में दैट इसको हटा के सीधे इसको इस तरीके से लिख दिया जाता है। चलिए आगे। चलो, मोस्ट
ऑफ द नॉन सब्सिडाइड न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर है प्रोडक्ट, ठीक है, नहीं सब्जेक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि ऑफ का तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक। सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर मोस्ट है, मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादातर। तो मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादातर यानी द मेजॉरिटी ऑफ, ठीक है। अगर ऐसे लिखा है मोस्ट ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है एक्स का ज़्यादातर हिस्सा। तो मोस्ट ऑफ द नॉन सब्सिडाइज न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट, यानी जो नॉन सब्सिडाइज यानी जिसकी सब्सिडी सरकार नहीं देती, वो जो न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट्स हैं उसमें से जो ज़्यादातर हैं। अच्छा कौन से भाई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन से, सॉरी प्रोडक्ट कौन से, बीइंग मार्केटेड बाय द लाइक्स ऑफ दिस। तो ये कहीं ना कहीं इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आ जाओ समझते हैं नीचे की ओर। तो मोस्ट हम लोगों ने समझ लिया, मोस्ट का मतलब ये होता है ज़्यादातर। तो ज़्यादातर जो ये प्रोडक्ट हैं उनमें से जो ज़्यादातर है कौन से भाई प्रोडक्ट, बीइंग मार्केटेड, जो मार्केटेड हो रहे हैं, ठीक है, बाय किसके द्वारा, द लाइक्स ऑफ, लिखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ। अच्छा यहाँ पर मोस्ट के एग्जाम्पल दिए, पहले जरा मोस्ट के एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे लिखा है कि मोस्ट स्टूडेंट, यानी ज़्यादातर जो छात्र हैं वो परीक्षा में पास, वो भाई पास हुए। मोस्ट फार्मर यानी ज़्यादातर जो किसान हैं, समझ गए, चले आगे। तो मोस्ट का मतलब हम लोग समझ गए। अच्छा आप समझते हैं बाय द लाइक्स ऑफ, लिखा हुआ है ना यहाँ पे बाय द लाइक्स ऑफ। तो बाय द लाइक्स ऑफ का भाई क्या मतलब होता है, ऐसे लोग या कंपनियों द्वारा, जैसे कि, तो ऐसे लोग या कंपनियों द्वारा, तो लाइक का मतलब ऐसे और बाय मतलब के द्वारा, समझ गए। देखो ये एक फॉर्मल इंग्लिश एक्सप्रेशन है जो सच एज से थोड़ा ज़्यादा नेचुरल लगता है, तो कहीं ना कहीं सच एज का एग्जाम्पल है ना। यानी ये प्रोडक्ट इन बड़ी कंपनियों जैसे ब्रांड मार्केट कर रहे हैं। तो हम लोग द लाइक्स ऑफ को कैसे बाई समझेंगे, सच एज। तो बाई यानी के द्वारा, द लाइक्स ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है, इफको, है ना, एक और कंपनी का नाम लिखा हुआ है, एक और कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इनके द्वारा, दी लाइक्स ऑफ यानी सच है, जैसे कि इन बड़ी कंपनियों के द्वारा मार्केट हो रहे हैं, बीइंग मार्केटेड यानी मार्केट हो रहे हैं अब, ठीक है। अब ये भी कंसेप्ट आएगा तो देख लेंगे। बीइंग मार्केटेड यानी मार्केट हो रहे हैं, ये कंपनियों के नाम आ गए। बाई बताता है किसके द्वारा मार्केट, क्योंकि ये वर्ब की ये पैसिव में लिखा हुआ है, V3 फॉर्म और साथ में बाई लगा हुआ है, तो ये पैसिव वाइज हो गया हमारा। तो बाई के बाद कोई ना कोई नाउन तो आएगा, तो नाउन ये बाई ये देखो रहे, और ये आर वर्ब है मोस्ट की, ठीक है। तो मोस्ट जो ज़्यादातर प्रोडक्ट हैं आर अप्लाइड इन लो डोजेस, ये लो डोज में यानी कि कम मात्रा में अप्लाई होते हैं। ये भी देखो पैसिव वॉइस में लिखा हुआ। फॉर हाई वैल्यू क्रॉप्स, जो हाई वैल्यू क्रॉप्स होती हैं उनमें बहुत ही लो डोज में अप्लाई होते हैं जो ये वाले प्रोडक्ट होते हैं। सच एज यानी जैसे कि, हम लोगों ने अभी ऊपर एक समझा था द लाइक्स ऑफ, तो द लाइक्स ऑफ ज़्यादा पावरफुल है सच एज से, ठीक है। चले, सच एज ग्रेप्स एप्पल एंड पोमेग्रेनेट, हम लोगों ने बाय द लाइक्स ऑफ को बहुत अच्छे से समझ लिया। अच्छा सच एज का मतलब क्या होता है, सच एज का मतलब भी होता है जैसे कि, यानी सिंपल एग्जांपल देता है, ठीक है। और द लाइक्स ऑफ का भाई क्या मतलब होता है, जैसे कि और उनके जैसे अन्य भी। यहाँ पर जो पूरी मीनिंग भाई निकलती है और उनके जैसे अन्य भी, ठीक है। मतलब वो तीनों तो हाई हैं जो ऊपर नाम दिए थे। द लाइक्स ऑफ का मतलब होता है ये तीनों के तीनों तो हाई हैं, इनके जैसे और भी हैं, समझ गए। चले आगे, बस जो मेजर नाम उनको याद था उन्होंने उसको लिख दिया, लेकिन द लाइक्स ऑफ का मतलब ये हो गया कि ये तो हाई हैं, इनके अलावा और भी हैं। जबकि सच एज में भी सेंस वही रहता है कि जैसे कि ये सब, उसके अलावा भी वही हो सकते हैं, जैसे कि फोन्स। हाँ, द लाइक्स ऑफ एप्पल यानी एप्पल और सैमसंग, यानी एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों के फोन और उनके जैसे और भी हैं। द लाइक्स ऑफ का मतलब होता है कि एप्पल सैमसंग के तो हमने एग्जांपल दे ही दिए, इसके अलावा और भी। सॉन्ग्स बाय द लाइक्स ऑफ अरिजीत सिंह एंड श्रेया घोषाल, तो अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल जैसे गायकों के गीत, ठीक। तो सॉन्ग्स हैं बाय द लाइक्स ऑफ का मतलब क्या होता है कि अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल के जैसे सॉन्ग्स हैं, ठीक है। चलें, तो मोस्ट यानी ज़्यादातर जो प्रोडक्ट हैं बीइंग मार्केटेड यानी मार्केट करे जा रहे हैं। द लाइक्स ऑफ जैसे इन जैसी कंपनियों से करे जा रहे हैं, तो वो जो है वो अप्लाई होते हैं लो डोज में फॉर हाई वैल्यू क्रॉप्स सच एज, यानी कि एग्जांपल जैसे कि ये चले आगे। मोर ओवर
मोर ओवर को आ जाओ समझते हैं, दो वर्ड हैं इसमें, एक है मोर और एक है ओवर। हाँ समझते हैं। मोर ओवर का मतलब क्या होता है? मोर ओवर का मतलब होता है इसके अलावा या और भी कुछ एडिशनल है, यानी जब राइटर पहले एक बात कह चुका हो और अब उसके सपोर्ट में एक और पॉइंट ऐड करेगा, तो मामला ऐड करने का, मोर ओवर हमेशा ऐड करके बताता है कि एक बात और हम ऐड करेंगे, तो हम लोग मोर ओवर का यूज करते हैं। इसको हम लोग लिंकिंग वर्ड भी बोलते हैं, और थोड़ा सा ये प्रोफेशनल लगता है, थोड़ा सा ये इन एसेज वगैरह में ज़्यादा आता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ये पॉलिसी है वो अनफेयर है, यानी अनुचित है, सही नहीं है। मोर ओवर एक बात इसने बोल दी नेगेटिव, दूसरी क्या है कि इट यानी यह पॉलिसी हर्ट करती है स्मॉल फार्मर्स को। इसके अलावा यानी मोर ओवर यानी इसके अलावा ही इज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है। मोर ओवर ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, साथ ही वो हार्ड वर्किंग भी है। मोर ओवर कहने के दो बातों को जोड़ देता है। बट ध्यान रखना कि दोनों तरफ सेम बातें होंगी, अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर भी भाई पॉजिटिव होगा, अगर इधर नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव ही होगा। बट है मोर ओवर में इस चीजों को ध्यान रखना। तो मोर ओवर यानी कि इसके अलावा, दे आर नोटिफाइड अंडर द सेंटर्स फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर आफ्टर इल्ड ट्रायल्स। तो इल्ड ट्रायल्स के बाद दे आर नोटिफाइड मतलब इनकी है ना, मतलब इन्हें नोटिफाई किया गया, ये नोटिफाई हुए थे, इसके अंदर आते हैं, ठीक है। आफ्टर फील्ड ट्रायल, तो फील्ड ट्रायल भी हुआ था फॉर बायो एफिशिएंसी, बायो एफिकेसी एंड टॉक्सिकोलॉजी कंडक्ट किया गया था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। यहाँ पे देखो मोटे मोटे पॉइंट जो समझने हैं, दे आर नोटिफाइड यानी ऊपर किसकी बात हो रही थी, ये जो प्रोडक्ट है तो ये नोटिफाई होते हैं, ये कोई भाई होगा कुछ कोई ऑर्डर उसी के अंडर में ये सब नोटिफाई हुए हैं। कैसे हुए हैं? बहुत सारे फील्ड ट्रायल्स भी हुए हैं, किसको लेकर के, इनकी बायो एफिशिएंसी को लेकर, टॉक्सिकोलॉजी को लेकर। किसने भाई ये जो ट्रायल्स हैं किसने लिए हैं, तो कंडक्ट किसने किया था, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने कंडक्ट किया था। ठीक, चले आगे। चलो अब है व्हाट इंसेंटिव हुड कंपनीज है, तो यहाँ पर दो तीन भाई पॉइंट्स जो कि हम लोग समझेंगे। तो व्हाट इंसेंटिव, तो व्हाट का मतलब समझते हैं पहले। देखो व्हाट भी है, साथ में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी है। तो यहाँ पर व्हाट यानी कि इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर भाई बन गया। तो पहले समझते हैं कि व्हाट का मतलब क्या होता है। यहाँ पर व्हाट एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। क्या? पहली बात तो ये एक प्रोनाउन है, दूसरी बात है इंटरोगेटिव का प्रोनाउन है। इंटरोगेटिव का मतलब होगा जो क्वेश्चन पूछता है, इंटरोगेटिव का मतलब जो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, चलो इसका काम क्वेश्चन बनाना है जिसमें हम किसी चीज के नेचर, रीजन या अमाउंट के बारे में पूछते हैं। अब ध्यान दो यहाँ पर कि व्हाट के जस्ट बाद एक नाउन दिया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता ज्यादातर, है ना। व्हाट के बाद मेन वर्ब आती है, फिर आगे की वो कंडीशन चलती है, लेकिन यहाँ पर व्हाट के जस्ट बगल में नाउन दे दिया गया। जैसे व्हाट इंसेंटिव, ठीक है। व्हाट इंसेंटिव का मतलब है कि किस तरीके का मोटिवेशन या क्या प्रेरणा या लाभ होगा, क्या प्रेरणा या लाभ। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था कंपनी के पास अब क्या इंसेंटिव होगा यानी वुड हैव, कि वो नए प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इंसेंटिव का मतलब होता है प्रेरणा, लाभ। जैसे इंसेंटिव नहीं मिलता भाई कंपनियों में, एक तरीके का प्रोत्साहन, ठीक है। चलो जैसे व्हाट रीजन यानी क्या रीजंस डू दे हैव, उनके पास हैं टू कंप्लेन यानी कंप्लेन करने के। व्हाट बेनिफिट, क्या बेनिफिट विल फार्मर्स गेट, फार्मर्स को मिलेंगे फ्रॉम दिस पॉलिसी एंड इस पॉलिसी से। व्हाट होप, क्या आशा या कौन सी आशा डू स्टूडेंट हैव नाउ, बच्चों के पास है। व्हाट मोटिवेशन, क्या मोटिवेशन वुड वर्कर्स हैव, वर्कर्स के पास होगी। अभी हम लोग वुड हैव को भी समझेंगे। टू इम्प्रूव यानी इम्प्रूव करने के लिए, तो क्या होगी यानी वुड हैव। तो व्हाट चांसेस डू वी हैव, तो व्हाट चांसेस यानी चांसेस का मतलब मौका, डू वी हैव टू ऑफ सक्सेस, तो सक्सेस के मौके हमारे पास कौन से होंगे। व्हाट इंसेंटिव यानी क्या इंसेंटिव या कौन सा इंसेंटिव वुड कंपनीज हैव, कंपनीज के पास होगा। तो पहले इंसेंटिव का मतलब पहले समझ लेते हैं। तो इंसेंटिव का मतलब होता है प्रेरणा, लाभ, प्रोत्साहन यानी कि मोटिवेशन और रिवार्ड।
कोई ऐसी चीज जो किसी व्यक्ति या कंपनी को कुछ करने के लिए उत्साहित करे, यानी आपको मोटिवेट करती है। जैसे सरकार इंसेंटिव देती है ग्रीन एनर्जी को बचाने के लिए, सब्सिडी वगैरह आ जाती है ना। से कोई हायर सैलरी मिल गई है ना, मान लो 20,000 किसी की सैलरी है, उसको 25 मिल गई, तो उसके लिए एक तरीके का इंसेंटिव हो गया कि ये भाई और भी ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, है ना। विदाउट इंसेंटिव यानी बिना इंसेंटिव के कंपनी में स्टॉप इन्वेस्टिंग इन रिसर्च। चलो, तो व्हाट इंसेंटिव यानी किस तरीके का प्रोत्साहन हुड कंपनीज हैव, तो कंपनी के पास होगा। तो आज पहले हुड हैव को समझते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। 1 मिनट मेरे को 2 मिनट का टाइम देना, जरा पानी पी लेता हूँ। वुड हैव का यूज होता है जब हम पॉसिबिलिटी, एक्सपेक्टेशन या हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। यानी पास्ट की बात होगी, ये विल का पास्ट ही होता है वुड, या कोई अनरियल कंडीशन होगी जो हमको पता नहीं होगी। जैसे हम लोग के सेंटेंस में क्या था कि व्हाट इंसेंटिव वुड कंपनीज हैव नाउ टू इनोवेट एंड इंट्रोड्यूस सच प्रोडक्ट, यानी कंपनी के पास, तो हैव का मतलब होता है पास में होना। भाई पता है ना हम लोग को, हैज या हैव का मतलब होता है कि पास में होना, क्योंकि इसके बाद कोई भी V3 फॉर्म नहीं लिखी हुई। अगर हैज के बाद कोई भी V3 फॉर्म लिखी हुई है तो उसका मतलब फिर ये प्रेजेंट, यानी फिर ये परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट मतलब हो जाता है। लेकिन अगर हैव के बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ नाउन दिया गया, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है पास में होना। ठीक है, पास में होना, तो वुड हैव का मतलब पास होगा। तो कंपनीज के पास क्या इंसेंटिव होगा, यह हो सकता है तो कंडीशनल और स्पेकुलेटिव टोन डालते हैं। जैसे देखते हैं, हुड एक मॉडल वर्ब है, तो ये पॉसिबिलिटी बताएगा या फिर हाइपोथेटिकल टोन को बताएगा। हैव का मतलब होता है पोजेशन, कुछ होना, पास में होना। तो वुड हैव का मतलब क्या होता है कि पास में हो सकता है या क्या मिल सकता है। तो कंपनी के पास क्या लाभ हो सकता है, वुड हैव क्या होगा। व्हाट रीजन वुड वी हैव टू लाई, झूठ बोलने का क्या रीजन हो सकता है। हु वुड हैव थॉट, किसने सोचा होगा। दिस प्लान वुड वर्क, ये भाई प्लान काम करेगा। आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी मदद करता। इफ आई हैड नोन, अगर मुझे पहले से पता होता। अब देखो यहाँ पर हैव के बाद V3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये परफेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, दे वुड हैव मोर प्रॉफिट, तो ज़्यादा प्रॉफिट उनके पास होता अगर प्राइजेस ज़्यादा होते, कंडीशनल टू है। व्हाट होप, कौन सी आशा वुड फार्मर्स हैव, फार्मर के पास होती विदाउट सपोर्ट, बिना सपोर्ट के। ठीक है, कहीं ना कहीं कंडीशन को ही बताता है। याद रख लो, वुड हैव का मतलब क्या होता है, हाइपोथेटिकल या अनसर्टेन पोजीशन या रिजल्ट। तो कौन सा इंसेंटिव वुड, तो कौन सा इंसेंटिव कंपनीज के पास होगा नाउ, यानी अब, टू इनोवेट, इनोवेट करने के लिए, नए नए आइडियाज को खोजने के लिए, एंड इंट्रोड्यूस करने के लिए, सच प्रोडक्ट यानी ऐसे प्रोडक्ट दैट। तो सच प्रोडक्ट दैट, ये भी आ जाओ कंसेप्ट वाइज समझा देता हूँ। सच के बाद जब नाउन आ जाए, जब दैट आता है, तो वो क्या सेंस देगा। ठीक है, जैसे सच के बाद या तो भाई एडजेक्टिव आएगा या फिर नाउन आएगा। ज़्यादातर वैसे नाउन ही आता, और फिर यहाँ पर दैट लिखा होता है, मतलब एडजेक्टिव आएगा, नाउन के साथ में ही आएगा, खाली थोड़ा नहीं आएगा। आ भी सकता है, तो अभी भाई देखते हैं। तो इतना या ऐसा हो कि, यानी कोई चीज़ इतनी क्वालिटी वाली होती है कि उसका रिजल्ट या इफेक्ट निकलता है। तो सच कि इधर कोई ना कोई क्वालिटी की बात होगी, और दैट के बाद फिर हम लोग रिजल्ट की बात करेंगे। चले, जैसे कि सी इज सच अ गुड टीचर, इतनी ज़्यादा अच्छी टीचर है कि दैट अवे में लव्स हर, कि हर कोई उन्हें प्यार करता है। इट वॉज सच अ हॉट डे, इतना ज़्यादा हॉट डे था कि वी स्टेड, हो, कि हम घर पे रुके थे। ही मेड सच अ बिग मिस्टेक, उसने इतनी बड़ी मिस्टेक करी थी कि ही लॉस्ट हिज जॉब, कि उसे अपनी जॉब खोनी पड़ी। समझ गए। सच और दैट का मतलब, चले आगे। तो सच प्रोडक्ट दैट यानी ऐसे उत्पाद जो न्यूट्रिएंट को ज़्यादा असरदार तरीके से पहुंचाएंगे। आ जाओ पहले यहाँ पे समझते हैं। सच के साथ में नाउन आएगा और दैट आएगा। तो से ही टोल्ड सच आ स्टोरी, ऐसी स्टोरी सुनाई
दैट एवरीवन क्राइड, कि हर कोई रो पड़ा। द स्टोरी वॉज सो सैड, इतनी ज़्यादा दुखी थी कि एवरीवन क्राइड, कि हर किसी ने रोया। अच्छा, तो एक तो सच वाला स्ट्रक्चर हो गया और एक सो वाला भी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सच के बाद नाउन आता है, सो के बाद एडजेक्टिव आता है। बुझे, सच के बाद नाउन और सो के बाद भाई एडजेक्टिव, और दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, एग्जाम में स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। फिर बच्चा समझ नहीं पाता कि ये क्या संस्कृत है, इसकी क्या हिंदी, फिर तुम उसको स्कीम करते हो। स्कीम शब्द बहुत ज़्यादा फेमस है, स्कीम, तो स्कीम ही भाई हो जाओगे। ठीक, चले आगे। सो दैट और सच दैट, चले आगे। चलो, तो याद रखना भाई, सो के बाद एडजेक्टिव, सच के बाद नाउन। तो क्या कौन सा इंसेंटिव कंपनीज के पास होगा अब इनोवेट करने का या इंट्रोड्यूस करने का ऐसे प्रोडक्ट्स को जो डिलीवर कर सकते हैं न्यूट्रिएंट को ज़्यादा एफिशिएंटली, या तो स्ट्रेट इनटू द प्लांट रूट, या तो सीधे पेड़ों की जड़ों में, थ्रू, वाया का मतलब होता है के जरिए, थ्रू ड्रिप इरिगेशन, या देखो इधर आया था, या तो सीधा पेड़ों की जड़ों में डाल देंगे, या ऑन टू डाल देंगे लीव्स बाई फोलियर एप्लीकेशन से, तो फोलियर एप्लीकेशन के द्वारा लीव्स पर डाल देंगे। आ जाओ पहले समझते हैं ऑन टू का मतलब। इनटू, देखो इन और इनटू में भाई फर्क होता है। इन और इनटू में खाली इसमें देखो टू एक्स्ट्रा ऐड होता है जो कि दिखाता है मूवमेंट को। इनका मतलब होता है किसी चार दीवारी के अंदर, इनटू मतलब मूवमेंट के थ्रू उस चार दीवारी में जाना। वैसे ही ऑन और ऑन टू होता है। ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर होना, ऑन टू का मतलब होता है कि मूवमेंट करके किसी चीज के ऊपर जाना। ठीक है भाई, पत्तियों के ऊपर ही तो स्प्रे मारोगे, तभी यहाँ पर ऑन टू का यूज किया गया है। चले आगे। चलो, तो ऑन टू एक प्रपोजिशन है, जैसे कि इन ऑन एक प्रपोजिशन है, वैसे ऑन टू भी एक प्रपोजिशन है। इसका मतलब होता है ऊपर की सतह पर मूवमेंट करके जाना, तो मूवमेंट के साथ किसी सरफेस पे जाकर टिकना। ठीक है, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, तो किताब जो है वो टेबल पे है। ही पुट द बुक ऑन टू द टेबल, यानी उन्होंने भाई किताब को टेबल पर रखा। ठीक है, तो ऑन टू में ऑन आता है, टू आता है। ऑन मूवमेंट, टू दिखाता है डेस्टिनेशन। जैसे द कैट जंप ऑन टू द रूफ, तो बिल्ली ने जंप मारी रूफ पर। ऑन टू मतलब मूवमेंट दिखाता है। ठीक है, द कैट जंप्ड ऑन टू द रूफ, बिल्ली रूफ पर वो ऑन टू दिखाता है मूवमेंट को। तो ऐसे ही उसने पानी पौधों पर डाला। तो बस ये कुछ और एग्जाम्पल हैं जहाँ पर ऑन टू का मतलब है, देख लो। चलो आगे चलते हैं। तो ऑन टू का मतलब होता है कि मूवमेंट के साथ पे किसी भी सरफेस के ऊपर जाना। तो ऑन टू लीव्स, यानी लीव्स पर छिड़का दो बाई फोलियर एप्लीकेशन के द्वारा। तो वॉट इंसेंटिव वाला कंसेप्ट सीखा, उनके साथ हैव का कंसेप्ट को सीखा। सच प्रोडक्ट दैट, मतलब सच के बाद नाउन आ जाए तो देखा, और सो के बाद एडजेक्टिव आता है, फिर दैट आता है। ये वाला भी कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा, और ऑन टू का भी कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा। चले आगे। चलो, इफ यानी यदि, मोदी गवर्नमेंट इज सीरियस, यानी सीरियस है, गंभीर है। इफ कंडीशन को दिखाएगा। अबाउट यानी के बारे में, अबाउट का मतलब क्या होता है, के बारे में। किसके बारे में भाई, वीनिंग अवे। वीनिंग अवे का मतलब क्या होता है, तो पहले समझते हैं वीनिंग अवे का मतलब क्या होता है। तो वीनिंग अवे का मतलब होता है, पहली बात ये एक इडियोमैटिक फ्रेज है। तो वीन का मतलब होता है किसी को धीरे धीरे किसी आदत या निर्भरता से दूर करना। तो किसी को धीरे धीरे किसी की कोई आदत छुड़ा देना, उसको बोलते हैं वीन करना। ऐसे ही वीन ऑफ होता है कि टू वीन ऑफ अ बेबी मिल्क, यानी बच्चे को दूध की आदत छुड़वाना। एक वीन ऑफ होता है और एक वीन अवे होता है, वे दोनों को भाई समझेंगे। से यहाँ पे लिखा हुआ वीनिंग अवे फार्मर्स फ्रॉम यूरिया एंड डीएपी, यानी किसानों को धीरे धीरे, वीनिंग का मतलब होता है धीरे धीरे यूरिया और डैप फर्टिलाइजर्स पर डिपेंडेंसी से दूर करना। तो धीरे धीरे किसी चीज को दूर करने को बोलते हैं वीनिंग अवे। अवे का मतलब होता है दूर करना, दूर, और वीनिंग का मतलब होता है धीरे धीरे किसी भाई आदत को या बी हैबिट को दूर करना। ठीक है, यानी उसके जगह पर अल्टरनेटिव्स जो है वो इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स हैं। तो वीन अवे के बाद समवन आएगा जिसको आप दूर कर रहे होगे। फ्रॉम के बाद वो चीज आएगी जिससे आप उस चीज को दूर कर रहे हो। जैसे तो किसी को किसी चीज से धीरे धीरे दूर करना या फिर उससे छुड़वाना।
अगर मोदी सरकार सच में किसानों को यूरिया और डैप से दूर करना चाहती है तो उसे स्टेट्स पर एक्शन लेने चाहिए जो उल्टे सिग्नल भेज रहे हैं। समझ गए? तो वीन अवे का मतलब, वीन अवे के बाद कौन आएगा? वो बंदा आएगा जिससे आदत छुड़वानी है, फिर फॉर्म लगा करके वो चीज़ लिख दोगे जिस चीज़ से उसकी आदत को छुड़वाना है। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स की आदत है जो कि फार्मर्स को धीमे धीमे छुड़वाना है। अच्छा, एक ऐसा ही वीन ऑफ भी होता है। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति की आदत या डिपेंडेंसी को धीरे धीरे खत्म करना। वीन अवे का मतलब क्या होता है? किसी को किसी चीज़ या विचार से दूर करना। तो जब बात आती है किसी की आदत, मतलब वो उस पर निर्भर है, तब हम लोग वीन ऑफ का यूज़ करते हैं। अगर कोई इंसान निर्भर है, उसे दूर करना है, तो हम लोग वीन अवे का यूज़ करते हैं। अगर कोई हैबिट किसी की छुड़ानी हो, मतलब उसकी हैबिट ही है, तो वीन ऑफ बोलते हैं। अगर नॉर्मल किसी को किसी चीज़ से दूर करना होता है तो हम लोग वीन अवे का यूज़ करते हैं। ठीक, चलो। तो अगर मोदी गवर्नमेंट सीरियस है अबाउट यानी के बारे में वीनिंग अवे दूर करने के फार्मर्स यानी किसानों को फ्रॉम, तो वीनिंग अवे कहाँ से करना है? किसानों को करना है। किससे करना है? यूरिया एंड डैप से। यूरिया और डैप ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा। हुज अप्लाइड न्यूट्रिएंट यानी यूरिया और डैप जिसका जो अप्लाइड न्यूट्रिएंट है। अप्लाइड न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है? वो न्यूट्रिएंट जो अप्लाई होता है, जो लगाया जाता है। हुज को भी समझेंगे, आधा समझ लेते हैं कि हुज हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका यूज होता है पोजेशन के लिए या ओनरशिप दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ द ट्री हुज लीव्स आर येलो इज ओल्ड, तो वह पौधा जिसकी पत्तियां हरी हैं इज ओल्ड, वो पेड़ पुराना है। द कंपनी हुज प्रोडक्ट, वह कंपनी जिसके जो प्रोडक्ट हैं आर फेमस मशहूर हैं, तो वो कंपनी इज एक्सपेंडिंग। तो कंपनी की वर्ब यहाँ पर है, हुज की वर्ब यहाँ पर है। सॉरी, हुज नहीं, हुज प्रोडक्ट, जिसके प्रोडक्ट, सब्जेक्ट हमारा प्रोडक्ट है। ठीक, तो यूरिया एंड डैप हुज न्यूट्रिएंट जिसके न्यूट्रिएंट आर प्रोन टू लॉस, यानी प्रोन टू को भाई हम लोग समझेंगे कि प्रोन टू का मतलब क्या होता है। प्रोन टू का मतलब होता है किसी की तरफ झुकाव होना। आ जाओ समझेंगे। तो यूरिया और डैप हुज अप्लाइड न्यूट्रिएंट जिसके जो अप्लाइड न्यूट्रिएंट्स हैं, सब्जेक्ट हमारा होता है न्यूट्रिएंट्स, आर, तो वो न्यूट्रिएंट्स आर मोर प्रोन टू यानी ज़्यादा झुकाव होता है इनका वोल्टिलाइजेशन की तरफ, लीचिंग की तरफ या लॉकिंग इन सॉइल की तरफ देन। ये तो मोर के बाद देन भी लगा, अभी समझेंगे। बीइंग अवेलेबल यानी अवेलेबल होना फॉर अपटेक बाय क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स के द्वारा जितना इसको अंदर लिया जाएगा उससे ज़्यादा ये या तो उड़ जाएंगे या फिर पानी के साथ बह जाएंगे या फिर मिट्टी में ही लॉक हो जाएंगे। तो मोर और देन को पहले समझेंगे, फिर बीइंग के साथ में ये अवेलेबल क्यों लिखा है इसको समझेंगे, वोल्टिलाइजेशन का मतलब को समझेंगे, बाकी बहुत कुछ समझेंगे। आ जाओ एक एक करके समझते हैं। तो पहले समझते हैं कि अप्लाइड न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। तो अप्लाइड न्यूट्रिएंट का मतलब होता है वो न्यूट्रिएंट जिनको हम लोग अप्लाई करते हैं, यानी किसी के ऊपर लगाते हैं। ठीक, अब समझते हैं मोर और देन का कंसेप्ट। इसे बोलते हैं कंपैरिजन स्ट्रक्चर। ठीक, यानी मोर के बाद एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब आएगा और देन के इधर भी कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव ही आएगा। जैसे मोर का मतलब होता है ज़्यादा, देन मतलब के मुकाबले। ठीक, जैसे दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट वन, तो यह किताब, तोड़ के समझते हैं, यह किताब है ज़्यादा इंटरेस्टिंग देन की तुलना में, देन का मतलब यहाँ पर की तुलना में दैट वन, उस वाली किताब के। यूरिया है मोर यानी ज़्यादा हार्मफुल, खतरनाक, किसकी तुलना में? ऑर्गेनिक मैन्योर के। तो देन को हम लोग क्या बोलेंगे? किसकी तुलना में। ठीक है, किसकी तुलना में। बुझे? चले, कंसेप्ट समझे? मजा आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलो, तो मोर प्रोन टू, अब भाई पहले प्रोन टू को समझना होगा तभी तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो प्रोन टू का मतलब क्या होता है? प्रोन टू का मतलब होता है किसी चीज की तरफ झुकाव होना, किसी चीज की तरफ झुकाव होना। जैसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा इनका झुकाव है वोल्टिलाइजेशन की तरफ। वोल्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ जब हवा में उड़ जाती है। लीचिंग की तरफ यानी मिट्टी में ही बह जाए। लॉकिंग का मतलब होता है कि मिट्टी में ही जम जाए, फंस के लॉक हो जाए। जैसे चिल्ड्रेंस आर प्रोन टू कैचिंग कोट्स, बच्चों को जुकाम जल्दी हो जाता है, यानी बच्चे जो हैं उनका झुकाव इसकी तरफ ज़्यादा होता है।
पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो झुकी हुई होती हैं डैमेज की तरफ, मतलब वो पुरानी बिल्डिंग्स डैमेज हो जाते हैं जब भी अर्थक्वेक आते हैं, सिंपल सी बात यह है। तो प्रोन टू के बाद एक सिचुएशन होगी, उसकी तरफ इसका झुकाव ज़्यादा होता है, जैसे कि फार्मर्स जो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं आर प्रोन टू सॉइल पोल्यूशन, तो वो सॉइल पोल्यूशन की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा होता है। जो किसान यूरिया इस्तेमाल करते हैं वे मिट्टी प्रदूषण के लिए ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। ठीक, तो प्रोन टू मिस्टेक यानी गलती की तरफ झुकाव होना, डिजीज यानी डिजीज की तरफ झुकाव होना। तो ज़्यादा प्रोन टू होते हैं यानी उनका झुकाव जो है वोल्टिलाइजेशन की तरफ ज़्यादा होता है, मतलब वो हवा में उड़ जाते हैं। वोल्टिलाइजेशन है ना, वोल्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब कुछ चीज़ हवा में ही उड़ जाती है। लीचिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो लिखा ना लीचिंग, तो लीचिंग का मतलब क्या होता है कि पानी के साथ नीचे जमीन के अंदर चले जाते हैं, उसको बोलते हैं लीचिंग हो गया। यहाँ देखो हवा का सिंबल भी मतलब बना हुआ है, पानी का सिंबल बना हुआ है। लॉकिंग का मतलब होता है कि मिट्टी में बंद हो जाना या स्थिर हो जाना, मतलब मिट्टी में चिपक गए ऊपर की ओर, अंदर गए ही नहीं। ठीक, तो वोल्टिलाइजेशन उड़ गए, लीचिंग बह गए, लॉकिंग बंद हो गए। तो वीन अवे फार्मर्स को फ्रॉम यूरिया एंड डैप से जिसके जो अप्लाइड न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा प्रोन टू हैं, ज़्यादा झुकाव है इनका वोल्टिलाइजेशन की तरफ, यानी ये न्यूट्रिएंट्स उड़ जाते हैं या तो पानी के साथ बह जाते हैं या फिर लॉक हो जाते हैं सॉइल में, देन तो इनका झुकाव इनकी तरफ ज़्यादा होता है। किसकी तुलना में, बीइंग अवेलेबल फॉर अपटेक बाय क्रॉप्स। अपटेक का मतलब होता है अंदर क्यों लेना, तो बीइंग अवेलेबल यानी अवेलेबल होना, मौजूद होना है कि भाई क्रॉप्स इसको अपनी तरफ अंदर लें, अब्सॉर्ब कर पाएँ। उससे ज़्यादा तो या तो ये उड़ जाएंगे या बह जाएंगे या फिर लॉक हो जाएंगे। ठीक है, आज तो पहले समझते हैं बीइंग के साथ में अगर एडजेक्टिव है तो उसे कैसे पढ़ते हैं। तो बीइंग हमारा एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या है, प्रेजेंट का पार्टिसिपल, और एडजेक्टिव हमारा क्या है, एडजेक्टिव का मतलब एडजेक्टिव जो क्वालिटी को बताएगा, मतलब होने की अवस्था में। जैसे लिखा हुआ है बीइंग टायर्ड यानी थके होने की अवस्था में वो था, इसीलिए वो बेड पे जल्दी चला गया। बीइंग ऑनेस्ट यानी ऑनेस्ट होने के कारण, बीइंग लेट लेट होने के कारण, बीइंग काइंड यानी काइंड होने के कारण उसने लोगों की मदद करी, मतलब वो ऐसा है। जैसे बीइंग लेट यानी लेट होने की वजह से, उसके नाते कि भाई बस मिस हो गई। ठीक है, तो बीइंग के बाद नाउन भी आ सकता है, जैसे कि बीइंग अ टीचर, तो टीचर होने के नाते आई लव रीडिंग यानी मुझे पढ़ना पसंद है। ठीक, तो बीइंग के बाद V3 भी आता है, बीइंग के बाद एडजेक्टिव भी आ जाता है, बीइंग के बाद नाउन भी आ जाता है। ठीक, हाँ आज उसमें समझते हैं अपटेक का मतलब क्या है। यहाँ पे देखो लिखा है ना अपटेक, तो आज अपटेक को भी समझते हैं। अपटेक का मतलब होता है फसलों द्वारा पोषक तत्वों का सूखना, तो अपटेक का मतलब होता है अंदर की ओर लेना। अपटेक का मतलब क्या होता है, अंदर की ओर लेना, और कौन ले रहा है, क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स के द्वारा अंदर लिया जा रहा है। जैसे कि प्लांट शो पुअर अपटेक, तो जो पौधे हैं वो दिखाते हैं पुअर अपटेक यानी अंदर लेना नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पौधे नाइट्रोजन को ठीक से नहीं सोख पाते, तो अपटेक का मतलब होता है कि सूख लेना, अपनी ओर अंदर की ओर ले लेना। जैसे रूट अपटेक यानी रूट सोख लेती है पानी को, इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ, तो पानी का तो रूट अपटेक ऑफ वाटर यानी रूटों का सोखना पानी को, वो एक इसेंशियल है ग्रोथ के लिए। अपटेक का मतलब होता है अब्सॉर्ब करना यानी सोख लेना यानी ग्रहण करना यानी अंदर क्यों लेना। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, क्रैकडाउन, यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा हुआ क्रैकडाउन, समझते हैं पहले क्रैकडाउन को, फिर इसको भी समझेंगे। पहले समझ लेते हैं क्रैकडाउन को। तो क्रैकडाउन एक फ्रेजल वर्ब है, क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है सख्त कदम उठाना, किसी के प्रति कड़े एक्शन लेना, उसको बोलते हैं क्रैक डाउन करना यानी धड़ पकड़ करना। और समझते हैं इसके यूसेस को। इससे लिखा हुआ इट शुड क्रैक डाउन ऑन स्टेट्स, यानी सरकार को उन राज्यों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, यानी कि क्रैक डाउन करना चाहिए जो गलत या विरोधी संकेत भेज रहे हैं। जैसे पुलिस को क्रैक डाउन करना चाहिए, धरपकड़ करनी चाहिए जो ड्रग की माफिया हैं। सरकार जो है क्रैक डाउन कर रही है, धरपकड़ कर रही है करप्शन पे। स्कूल्स जो है क्रैक डाउन कर रहे हैं यानी धरपकड़ कर रहे हैं, सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं चीटिंग पे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है अलाइक, तो अलाइक को भी समझते हैं, फिर इस पूरे को बहुत ही गहराई से सभी समझेंगे। अलाइक का मतलब क्या है, अलाइक का मतलब होता है एक जैसा, समान रूप से यानी के बराबर। समझते हैं, यदि मोदी गवर्नमेंट इज सीरियस यानी सीरियस है, अबाउट यानी के बारे में, वीनिंग अवे यानी दूर करना फार्मर्स को फ्रॉम यूरिया एंड डैप, तो यूरिया और डैप से पहले आ जाओ, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है इसको पढ़ते हैं, फिर उसको भाई हम लोग समझेंगे।
नहीं समझते पहले। तो यूरिया और डैप, इन दोनों से अगर फार्मर्स को अलग करने के बारे में मोदी सरकार सीरियस है। अच्छा, कौन सी डैप, कौन सी यूरिया? whose applied nutrient are more prone to fertilization, लीचिंग और लॉकिंग, जिसके जो अप्लाइड न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी कि जिनको अप्लाई किया जाता है पौधों पे, या तो छिड़क के या तो फिर पानी के थ्रू, वो ज़्यादा उनका झुकाव होता है कि या तो वो उड़ जाएंगे या वो बह जाएंगे या फिर वो लॉक हो जाएंगे मिट्टी में, बजाय किसकी तुलना में कि वो मौजूद रहें कि पेड़ उनको सौंप पाएँ, अपटेक कर पाएँ यानी सौंप पाएँ। तो पौधे सौंप पाएँ, उससे ज़्यादा वो या तो उड़ जाते हैं या बह जाते हैं या फिर वो लॉक हो जाते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बंद हो गई। ठीक, अब यूरिया और डैप से छुड़ा दिया, अब आगे की ओर चढ़ो। तो अगर वो इनसे इसको लेकर के सीरियस हैं तो इट यानी मोदी सरकार को शुड करना चाहिए क्रैकडाउन यानी धरपकड़, धरपकड़ यानी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ऑन स्टेट यानी उन राज्यों पर दैट जो सेंडिंग भेज रहे हैं कॉन्ट्रेरी सिग्नल्स यानी अपोजिट यानी विरोधी सिग्नल्स को भेज रहे हैं। किसे भेज रहे हैं? दी इंडस्ट्री एंड फार्मर्स को, इंडस्ट्री को भी भेज रहे हैं, अलाइक यानी एक साथ फार्मर को भी भेज रहे हैं, यानी इन दोनों को ही भेज रहे हैं। अच्छा पहले समझते हैं अलाइक का मतलब। तो अलाइक एक एडजेक्टिव भी होता है और एक एडवर्ब भी होता है। तो यहाँ पर एक एडवर्ब के जैसे काम कर रहा है। अरे यार, हाँ, जब दो या ज़्यादा लोग या चीज़ें एक जैसी होने या बराबर प्रभावित होने हों तब अलाइक का यूज़ करते हैं। ठीक, अगर पहले समझते हैं, जैसे कि दी ट्विंस लुक अलाइक, तो लुक यानी दिखते हैं, अलाइक मतलब एक जैसे, तो यहाँ पर ये एक एडवर्ब है। द रूल अप्लाइज, जो रूल अप्लाई होते हैं टू टीचर्स यानी टीचर्स पर और विद्यार्थियों पर अलाइक यानी एक जैसे, तो यहाँ पर अप्लाई होते हैं एक जैसे। कैट एंड डॉग्स आर नॉट अलाइक, तो बिल्ली और कुत्ते एक जैसे नहीं होते। ठीक, तो अलाइक का मतलब होता है एक जैसा होना यानी बराबर होना। तो ए और बी अलाइक का मतलब है कि ए और बी दोनों एक बराबर हैं, एक समान हैं। अच्छा, अगर अलाइक एडजेक्टिव हुआ, जैसे ए और बी आर अलाइक यानी ए और बी एक जैसे हैं, तो दी ट्विंस लुक अलाइक यानी एक जैसे दिखते हैं। दीज टू आइडियाज आर अलाइक यानी दोनों आइडिया एक जैसे हैं। सारे के सारे रोज जो हैं वो एक जैसे हैं, मतलब ब्यूटी में। ठीक, अगर अलाइक एक एडवर्ब हुई तो इसका मतलब होता है समान रूप से यानी के बराबर, सेम ही सेंस देती। ए और बी अलाइक का मतलब होता है ए और बी दोनों पर बराबर असर होगा। ठीक है, जैसे जो रूल्स हैं वो दोनों पर एक जैसे अप्लाई होते हैं। यहाँ पर जो न्यूज़ है उसने होमेन और मेन को दोनों को शॉक किया, तो भाई अलाइक इसको मॉडिफाई करेगी ना, फिर शॉक तो किया लेकिन एक जैसा। ठीक है, तो यहाँ पर एडवर्ब समझ जाओगे, अगर वर्ब नहीं है मेन वर्ब तो वो एज अ एडजेक्टिव जैसे काम करेगा। तो अलाइक अगर एडजेक्टिव है तो उसका मतलब होता है एक जैसा, अगर एडवर्ब है तो उसका मतलब होता है इक्वली, ये बराबर प्रभावित करेगी। खत्म हो गया, समझते हैं पूरे को। तो समझ लिया यहाँ पर अलाइक का मतलब एक जैसा, बीइंग अवेलेबल समझ लिया, अपटेक का मतलब अब्जॉर्ब करना, ये इसको बोलते हैं हम लोग डैश यानी एम डैश, ये क्या होता है एम डैश। ठीक है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। होस्ट को समझ लिया हम लोगों ने, अप्लाइड न्यूट्रेंट क्या होते हैं समझा, मोर प्रोन टू को समझा, वोटलाइजेशन को समझा, लीचिंग लॉकिंग को समझा, वीनिंग अवे को समझा, साथ में फ्रॉम भी लगता है, अबाउट यानी के बारे में इसको भी समझा, क्रैकडाउन का मतलब भी समझा। ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था। चले, दी ठीक है, दी अनरिजॉल्व्ड वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट, जो कन्फ्लिक्ट है वेस्ट एशिया में जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, और जो क्लोजर है, जो बंद है, जो बंद होना है, ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का क्लोजर है यानी जो उसका बंद होना है, जो बंद है वो कुड रिजल्ट। तो एक सब्जेक्ट यहाँ पर है, एक सब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ये बंद होना हो गया, और जो ये कन्फ्लिक्ट है कुड रिजल्ट यानी परिणाम दे सकते हैं। ठीक है, कुड रिजल्ट यानी परिणाम दे सकते हैं। कुड रिजल्ट का मतलब होता है, कुड का मतलब होता है हो सकता है, और रिजल्ट यानी कि परिणाम। ठीक, तो जैसे कि एक्सेस यूज ऑफ यूरिया यानी यूरिया का अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया तो वो ज़्यादा इस्तेमाल करना, इसका परिणाम क्या हो सकता है कि सॉइल पोल्यूशन हो सकता है।
अगर बरसात अच्छी नहीं हुई तो उसका परिणाम क्या हो सकता है कि भाई फसल कम होगी। ध्यान ये देना है कि देखो रिजल्ट के बाद इन आ रहा है, ठीक, रिजल्ट इन यानी परिणाम इसमें होगा, ठीक। तो जो रिजल्ट होगा वो किस में होगा, इन दैट बिल, उस बिल में होगा। तो ये बिल जो है इसमें होगा भाई कैसा बिल, इवन सरपासिंग। अगर इवन यहाँ पे ना भी लिखा जाए तो सरपासिंग खाली दिखेगा तुमको। सरपासिंग यानी ये वर्ब पे एनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो सरपासिंग कहीं ना कहीं इसकी जस्ट पहले वाले नाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। कौन सा बिल, जिसने इवन यहाँ पर बताएगा एम्फेसिस देगा, क्या देगा, एम्फेसिस देगा। पहले यहाँ पर देखते हैं दैट बिल क्या है। तो दैट बिल यानी किसी चीज को रेफर करता है, यानी द बिल, दैट बिल का मतलब है इंडिया का ऑयल इंपोर्ट बिल, ठीक है। इवन यहाँ पर जो है वो एक एम्फेसिस दे रहा है, क्या दे रहा है, ज्यादा एम्फेसिस यानी जोर दे रहा है। इवन सरपासिंग यानी अगर इवन को हटा दें एक टाइम के लिए, सरपासिंग यानी वो बिल जो सरपासिंग दी 2023 22-23 हाई ऑफ इतने बिलियन, जो इतने बिलियन का हाई था उसे सरपास कर रहा है, ठीक है। तो इवन का मतलब इस, मतलब ये कोई बहुत ही ज्यादा हाई है तो इसको भी ये सरपास कर रहा है। इवन यहाँ पर क्या होता है, इसको भी मतलब पार कर रहा है। जैसे कि ही डिड नॉट इवन कॉल मी, उसने यहाँ तक उसने मुझे कॉल भी नहीं किया, ठीक है। तो द प्राइस में इवन डबल, यहाँ तक कि डबल हो जाएंगे अगली बार। तो ये जोर देता है अब तक या यहाँ तक की, इसका मतलब होता है यहाँ तक की। जैसे जो अनरिजॉल्व वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट है, जो क्लोजर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, तो उसका परिणाम उस बिल में हो सकता है वो बिल जो सरपास कर रहा है ये जो हाई था 2022-23 का जो हाई था, यानी $33.4 बिलियन पोस्ट रसियास इन्वेजन, यानी जो रसिया का इन्वेजन था, जो अतिक्रमण था यूक्रेन के अंदर। तो यूक्रेन के लिए जो इन्वेजन था रसिया का, उसके बाद जो ये इतना हाई हुआ था उसे भी ये बिल सरपास कर रहा है। तो इस बिल के नतीजे में होगा, ठीक है। सरपास यानी पास करना, और सरपासिंग उसी के वर्ब एनजी फॉर्म, पास कर रहा है। तो जैसे यहाँ पर सरपास को समझ लो, सरपास का मतलब होता है बेसिकली किसी से अधिक हो जाना। जैसे इंडिया की जो ग्रोथ है, मे सरपास एक्सपेक्टेशन, यानी जो आपको इच्छाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, उनको सरपास कर सकता है। मे यानी मतलब कर सकता है। उसकी जो परफॉर्मेंस है वो सरपास कर सकती है, यानी कि पार कर सकती है, अधिक हो सकती है एवरीवन इमेजिनेशन, हर किसी ने जो सोचा था उससे ज़्यादा, ठीक है। पश्चिम एशिया का अनसुलझा संघर्ष यानी अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट, हॉर्मोज जल डमरू मध्य का बंद होना यानी क्लोजर, इस बात का कारण बन सकता है, तो कुड रिजल्ट इन, इस बात का कारण बन सकता है कि भारत का तेल आयात यानी जो दैट बिल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यानी पोस्ट में दर्ज इतने बिलियन के उच्च स्तर पर यानी हाई से अधिक हो जाएगा, तो इवन सरपास कर जाएगा, ठीक है। चले आगे। द करंट क्राइसिस यानी अभी जो क्राइसिस चल रहे हैं, इज बोथ यानी दोनों हैं, क्या है, एक लम्हा भी है रिकनिंग का। तो रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि हिसाब किताब लगाना। तो रिकॉर्डिंग का एक पल भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है ट्रांसफॉर्म करने की द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट स्पेसिफिक फर्टिलाइजर सब्सिडी रिजीम। तो एक ऐसा सब्सिडी रिजीम जो कि एग्जिस्ट करता है इनटू, तो ट्रांसफॉर्म करना है इसको किसमें, एक एक्सपेंडेड पीएम किसान 2.0 डायरेक्ट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। आ जाओ पहले यहाँ पर समझते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, तो रिकॉर्डिंग का मतलब होता है हिसाब किताब लगाना। यह समय हिसाब किताब और आत्म मूल्यांकन का भी है। जैसे द डे ऑफ रिकॉर्डिंग विल कम सून, हिसाब किताब का दिन जल्द आएगा। तो रिकॉर्डिंग का मतलब होता है हिसाब किताब का। द डे ऑफ रिकॉर्डिंग यानी हिसाब किताब का दिन। बाय माई रिकॉर्डिंग यानी मेरे हिसाब किताब के हिसाब से द कॉस्ट जो है वो हाई होगी। तो रिकॉर्डिंग का मतलब होता है हिसाब किताब, ठीक है, हिसाब किताब। जो करंट क्राइसिस हैं तो वो बोथ हैं, दोनों हैं। एक लम्हा भी है रिकॉर्डिंग का, मतलब हिसाब किताब लगाने का एक लम्हा भी है, और एक अपॉर्चुनिटी भी है ट्रांसफॉर्म करने के इसको इनटू एन एक्सपेंडेड पीएम किसान 2.0 डायरेक्ट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम है
कि डायरेक्ट इनकम दो उनको, किसानों को, बजाय के मतलब है ना कुछ और फायदे के, तो इसको इसमें बदलने की एक अवसर भी है। ठीक, चले आगे। व्हेन यानी जब फर्टिलाइजर यानी फर्टिलाइजर्स यानी खाद की जो प्राइसेस हैं आर मार्केट डिटरमाइंड, यानी जब वो मार्केट के हिसाब से चलते हैं तब। ध्यान देना, जब भी व्हेन स्टार्टिंग में आए तो इसका मतलब होता है जब ऐसा हो, कॉमा दिखाता है तब, तो जब ऐसा होगा तब फार्मर्स विल स्टार्ट शुरू करेंगे इस्तेमाल करना द राइट न्यूट्रिएंट यानी सही न्यूट्रिएंट्स को इन दी रिक्वायर्ड क्वांटिटीज यानी जितनी उनको क्वांटिटी आवश्यकता है उतने में फॉर देयर क्रॉप्स यानी उनको अपनी क्रॉप्स के लिए जितनी क्वांटिटी की नीड है उसके हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। ठीक, चले आगे। चलो बस इसको याद रखना, व्हेन का मतलब जब, कॉमा आएगा तो तब बोलेंगे। एंड यानी और, दे यानी फार्मर्स, विल बी इनेबल्ड यानी सक्षम होंगे, ठीक है, विल बी इनेबल्ड सक्षम होंगे, इवन मोर और भी ज़्यादा, इवन मोर का मतलब होता है और भी ज़्यादा, इवन मोर का मतलब होता है और भी ज़्यादा, इवन मोर एक एम्फेसिस फ्रेज है तो मतलब होता है और भी ज़्यादा यानी और भी अधिक। जैसे सी बिकेम यानी वह बन गया इवन मोर कॉन्फिडेंट, और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन गया आफ्टर ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग के बाद वो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन गया। इवन मोर एक्सपेंसिव यानी और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड यानी और भी ज़्यादा कठिन है। ठीक है, तो इवन मोर का मतलब होता है कि और ज़्यादा या और अधिक होना। ये एम्फेसिस देता है, क्या देता है, ये एम्फेसिस देता है। ठीक, इवन हमारी एक एडवर्ब है, इवन हमारी क्या है, एक एडवर्ब है, और मोर भी हमारी एक एडवर्ब है। ठीक, मोर बताती अधिक होना, इवन हमारा जोर देता है कि और भी अधिक। ठीक, दोनों मिलकर फ्रेज बनाते हैं इवन मोर, ये एक एडवर्बियल फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है कि और भी ज़्यादा। अब एक करके समझते हैं, जैसे एंड यानी और, दे विल बी इनेबल्ड यानी वे सक्षम होंगे, इवन मोर यानी और भी ज़्यादा, जब गारंटीड आ मिनिमम इनकम पर एकड़ पर क्रॉप यानी हर एक क्रॉप पर यानी हर एक एकड़ पे कुछ ना कुछ गारंटीड मिनिमम इनकम होगी। चलो, तो ये था हमारा आज का आर्टिकल, दी एंड करना चाहूँगा। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि कैसी लगी क्लास। अगर कुछ फीडबैक देना हो तो प्लीज़ दें कि ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाना, या कुछ अगर पढ़ाने के तरीके में आपको लगता है कि भाई आप सही से नहीं पढ़ा रहे हो, कुछ चेंज करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे आपको पढ़ाना चाहिए, तो फीडबैक दें। और अगर आर्टिकल्स अच्छे लग रहे हो, पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ अपने शेयर करें, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं उनके साथ शेयर करें, क्योंकि रीडिंग कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट होता है। चलो, वीडियो नंबर आई थिंक 13 है, या हाँ आई थिंक 13 है। चलो, ये वाला आर्टिकल खत्म होता है, मिलते हैं वीडियो नंबर 14 में, तब तक के लिए गुड बाय।